नवंबर 2025 को श्रीनगर के नौगांव के एक पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो पुलिस स्टेशन है पूरे शहर में बसा हुआ है, एक गांव टाइप के एरिया में बसा हुआ है, काफ़ी भीड़ भाड़। इसमें 9 लोग मरते हैं, लेकिन 9 के 9 लोग पुलिस स्टेशन के अंदर रहने वाले होते हैं। 14 नवंबर से पहले 10 नवंबर को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और ये घटना भी उसी से थोड़ी सी बहुत जुड़ी हुई है। कहा जाता है शुरू में कि बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ यहाँ पे वो एक आतंकी हमला था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक और वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और डीआईजी ने कंफर्म किया कि ये जो हमला है ये आतंकी हमला नहीं है। दरअसल ये हमला, ये जो बॉम्ब फटा, ये खुद से हुआ, इसमें किसी दूसरे आतंकवादी का हाथ नहीं है। लेकिन ये घटना की तार उस घटना से जुड़ी है जो दिल्ली में घटा था। इसमें 9 लोग मरे और 9 लोग जो मरे उसमें 3 क्राइम ब्रांच की टीम थी, 2 राजस्व कर्मचारी, 1 इंस्पेक्टर, 1 दर्जी और 1 तहसीलदार। ऐसे करके 9 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें। ये घटना के बारे में मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये घटना कैसे घटी और क्यों घटी और इस घटना की तार उस घटना से कैसे जुड़ी हुई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना, नौगांव में जो घटना घटी, पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हुई, उस घटना के बारे में बताता हूं। लोगों को याद होगा कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के सामने जो रोड है उस रोड पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 13 लोगों कन्फर्म जो है कि उनकी मौत हो जाती है और 23 से 24 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें से कुछ की हालत जो है बहुत नाजुक बनी हुई है। लेकिन इस घटना की तार नौगांव से जुड़ी हुई है शुरुआत से, और नौगांव में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दरअसल 16 या 17 अक्टूबर के आसपास में नौगांव के ही, श्रीनगर का जो नौगांव इलाका है, वहाँ पे दीवालों पे कुछ पोस्टर सटे हुए थे। दीवार पे दुकान के आसपास में जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो उर्दू में लिखा हुआ है। ये जैसे मोहम्मद का पोस्टर था। इस पोस्टर में ये लिखा हुआ था, एक पुलिस को धमकी दिया जाता है कि उर्दू तो मुझे आती नहीं है, लेकिन उसमें इस टाइप से लिखा हुआ था कि आपने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और मेरे काम में दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये 16 या 17 तारीख को ये पोस्टर छपी हुई थी। 18 तारीख को वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं इसको देखते हैं। वो पुलिस वाले इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और वहाँ पे जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि ये पोस्टर किसने चिपकाया। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है, जिसमें उस समय 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक डॉक्टर मुजमिल शकील करके, जिनको फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। उस डॉक्टर को जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। एक डॉक्टर आदिल अहमद, उसको गिरफ्तार किया जाता है सहारनपुर से। साथ ही 5 लोगों की गिरफ्तारी वहीं से होती है, श्रीनगर से ही होती है। उसके बाद वो जो फरीदाबाद में जो गिरफ्तार किया जाता है डॉक्टर मुजमिल शकील, वो जिस जगह पे रहता था उस घर में अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है 350 किलो के आसपास में। और एक जगह वहीं का एक गांव है, उस 4 किलोमीटर दूर, उस गांव से लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है। यह अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट होता है एक खाद का काम करता है। किसान इसका खेत में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका बम बनाने में भी इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े खादानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोयला का खादान हुआ, इसमें कोयला को फोड़ने के लिए, कोयला को तोड़ने के लिए, काम आसान करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ तो उसका केस दर्ज हुआ श्रीनगर के नौगांव में, क्योंकि वहीं पे पोस्टर चिपका हुआ था। वहीं पे एक केस दर्ज किया जाता है। उसके बाद है कि वहाँ के जो कुछ लोग थे उसको पकड़ा जाता है। जो 5 लोग और थे, वो नाम निकल के आता है डॉक्टर मुजमिल शकील का और डॉक्टर आदिल अहमद का। शकील अहमद को गिरफ्तार किया जाता है सहारनपुर से और दूसरे को मोहम्मद शकील को गिरफ्तार किया जाता है फरीदाबाद से। तो वहाँ पे जो तलाशी करते हैं तो वहाँ पे मिलता है बहुत सारा 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और साथ में बहुत सारा। उसको एक ट्रक में भर के 10 तारीख को टाटा 407 में भर के उसको भेजा जाता है श्रीनगर के नौगांव, और वहाँ से भेजा जाता है और इधर एक जगह दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था उस समय, क्योंकि जहाँ का केस दर्ज होता है, जिस थाने में केस दर्ज होता है और कोई सबूत मिलता है, चाहे कुछ भी मिलता है, तो उसको उसी थाने में लाके रखा जाता है। वहीं से फिर जांच पड़ताल शुरू होती है, वहीं से तफ्तीश शुरू होती है, तहकीकात शुरू होती है। तो उसको लाया जाता है। उसको लाने में 2 दिन का समय लग गया था और इसी बीच में सब लोगों को पता भी चलता है कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया और दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट का मामला जब निकल के आया तो एनआईए की टीम इस पर काम करने लगी। अब उस चीज़ को वहाँ पे ले जाया गया था सैम्पलिंग के लिए, देखने के लिए आखिर ये चीज़ क्या है, कैसे बॉम्ब बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ मिलता है।
तो उसके साथ साथ कुछ लिक्विड भी मिलते हैं और कुछ और भी रसायन मिलते हैं। घटना है 12 तारीख को वहां पर पहुंचता है, 2 दिन समय लग जाता है, और 14 तारीख को इसकी सैंपलिंग होनी थी। सैंपलिंग होने के लिए मतलब देख जांच पड़ताल के लिए CFSL की टीम पहुंचती है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम पहुंचती है। 2 होता है, एक FSL होता है, एक CFSL होता है। तो सेंट्रल मतलब होता है कि जो बड़े तौर पे पैमाने पे काम करता है, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, मामला बहुत गंभीर है और NIA की टीम इसको देख रही है। तो उसमें पहले FSL की टीम जाने वाली थी। छोटी मोटी घटना के राज्य के अंदर में आता तो FSL की टीम, फॉरेंसिक लेबोरेटरी टीम जाती, लेकिन इसमें CFSL की टीम पहुंचती है। तो उसमें 3 CFSL की टीम होती है, 3 लोग वहाँ के होते हैं और 2 क्राइम ब्रांच के होते हैं। 2 क्राइम ब्रांच की टीम होती है और उसके बाद है कि 2 राजस्व कर्मचारी होते हैं और एक दर्जी होता है। दर्जी इसलिए होता है, दर्जी का नाम हमीद होता है, वो बगल का ही रहने वाला था। उसको इसलिए बुलाया जाता है कि जो पैकेट होता है वो पैकेट को काटना है, फिर सिलना है, पैकेट में निकाल के, इसलिए उसको बुलाया जाता है। और एक IO होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहीं के। ये कुल मिला के 9 लोग। शाम का समय था, शाम का समय शुरुआत की जाती है और ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठंड का वैसे भी मौसम है, लेकिन श्रीनगर में और भी ज़्यादा ठंड है। तो वहाँ का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री। तो धीरे धीरे दिन से शाम से स्टार्ट किया जाता है और शाम को स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे शाम होने लगता है और रात होने लगता है। तो रात में जो व्यवस्था लगाया जाता है, ये सब रखा हुआ था खुले जगह पे, कोई अंदर कमरे में नहीं रखा हुआ था, खुले जगह पे, खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था। तो वहाँ पे लाइट जलाई जाती है। वो लाइट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और लाइट जलाई जाती है। पूरे लाइट में इसका तफ्तीश कर रहे थे, जाँच पड़ताल कर रहे थे। सब कुछ हो चुका था, धीरे धीरे करके सारा का सारा हो चुका था। लास्ट में 1-2 पैकेट बच जाता है उसको जाँच करने के लिए। जब उसकी जाँच कर रहे थे रात के 11:22, 14 नवंबर, थाने के आसपास में एक बहुत जोर का धमाका स्टार्ट सुनाई देता है और आग की लपटें स्टार्ट हो जाती है। बहुत बड़ा एक बॉम्ब ब्लास्ट हो, ऐसा कहा। इसमें 9 लोगों की जान चली गई। 9 लोगों के बारे में जिसमें मैं आपको बताया था, ये 9 लोग थे, यही 9 लोग थे। CFSL के 3 हो गए, क्राइम ब्रांच के 2 हो गए, 2 राजस्व कर्मचारी हो गए, एक दर्जी, एक IO। 9 लोगों की मौत उसमें हो जाती है। उस समय किसी को समझ में नहीं आया और कि क्या हुआ है, लेकिन गांव वालों और चाहे वहाँ के लोगों को लगा कि ये भी एक आतंकी हमला है, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। क्यों? क्योंकि यहीं से घटना की शुरुआत हुई थी, इसी थाने में वो केस दर्ज हुआ था। तो सबको लगा कि इसी थाने के कारण वो लोग पकड़े गए हैं, दिल्ली में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो कुछ लोग जो होंगे आतंकवादी वो यहाँ पे ब्लास्ट किया होंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। वो घटना जो ऑटोमेटिकली हुई, अपने आप हुई, अपने आप वो ब्लास्ट हुआ। ये पूरा हाहाकार मच गया, पूरा चीख पुकार मच गया। 9 लोगों की जान चली गई उसमें। इस घटना के बारे में जब विशेष जांच पड़ताल किया गया कि ये घटना ऐसे कैसे घटी, तो उसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट एक खाद का काम करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन उसके साथ 3 लिक्विड और बरामद किए, 3 रसायन और बरामद किए गए। उसमें है एसीटोफिनोन एक है, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों जो लिक्विड होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो एक्सपर्ट ने कहा कि हो सकता है कि इसको ले जाते वक्त डब्बा हिल गया होगा। टाटा 407 से पहुंचा था, रास्ता ऐसे ही पहाड़ी एरिया है, 48 घंटे 2 दिन लगे थे पहुंचने में। तो हो सकता है उसमें से निकल के वो कुछ जो अंश होता है वो अमोनियम नाइट्रेट में पहुंच गया हो, और ये तीनों मिलके जो बम बनता है ना उसका काम करता है, वो और भी खतरनाक हो जाता है। तो हो सकता है कि उसमें चला गया हो और लास्ट डिब्बा में पहुंचा हो, तो इसको खोलते वक्त चाहे कोई काम करते वक्त ये ब्लास्ट किया हो। एक एक्सपर्ट का ये दावा है। और दूसरा दावा ये है कि गर्मी पड़ने के कारण भी हो सकता है। हालांकि वहाँ पे ठंडा था, वहाँ पे टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री था, लेकिन वो जो लाइट जलाई गई थी रात के समय में, क्योंकि शाम से रात हो चुका था, उस लाइट में गर्मी रही होगी, काफ़ी हेवी लाइट जलाया गया था, उस गर्मी के कारण हो सकता है कि उसमें ब्लास्ट किया गया। ये एक्सपर्ट लोग मानते हैं। लेकिन ये घटना हुई, इसमें 9 लोगों की जान चली गई, लेकिन घटना की तार उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन सोचिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट किया वो एक एक्सपर्ट थे, उनको वो जानते थे, लेकिन वो भी हड़बड़ी में वो काम करके चले गए। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, मेरा पहला वाला वीडियो भी देखा होगा, वो हड़बड़ी में ऐसा करके चले गए। उन्होंने प्लानिंग कुछ और किया था, लेकिन उससे पहले वो जो घटना घटी, वो जैसे मोहम्मद का पोस्टर चिपका गया, उसका तार फरीदाबाद से जुड़ा गया और सारे के सारे चीज़ पकड़े गए, अमोनियम नाइट्रेट पकड़े गए, बहुत सारे बैटरी सब कुछ पकड़े गए। तो ये जो कार में बैठा जो शख्स था, जो मोहम्मद उमर गाड़ी में बैठा हुआ था, वो गाड़ी को जो लेके जा रहा था वहाँ पे पार्क किया मस्जिद के पास, सुनहरी मस्जिद के पास 3-4 घंटे तक, और उसके बाद वो निकला, वो हड़बड़ी में किया। सोचिए अगर वो बम बनाने में, मतलब ये पूरा क्लियर कर लेते, बम बना लेते, तो दिल्ली में चाहे कहीं भी कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता।
वो जो एक्सपर्ट लोग नहीं थे उसको वहां पे छेड़छाड़ कर रहे थे, तो उससे ज्यादा ब्लास्ट हुआ। और ये भी पूरा प्लानिंग के साथ नहीं था, ये भी हड़बड़ी में बम ब्लास्ट कर दिया। लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो 2930 किलो, 2900 और 3000 किलो के आसपास में जो पकड़ा गया, उसका अगर बम बना लेते तो कितना बड़ा तबाही हो सकता। तो ये है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ आतंकवादी ने किया, वो वो भी इतना परफेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन इतना नहीं करने के बावजूद भी इतने लोगों की बेगुनाहों की जान गई। और उसी घटना की तार उससे जुड़ी हुई है, जो कि ये लोग एक्सपर्ट लोग नहीं थे, ये लोग एक्सपर्ट की निगरानी में ये काम करते तो शायद ये ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारा इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो गया और एक थाना ही उड़ गया, जिसमें एक बेगुनाह आदमी भी था। बाकी सब तो बेगुनाह ही थे। एक दर्जी को बुला के लाया गया था काटने सिलने के लिए, उसकी भी मौत हो जाती है। और इतने सारे लोग, फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट, राजस्व कर्मचारी, आईओ, सारे के सारे लोग शहीद हो जाते हैं। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बारे में अगर कोई कमेंट करना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।